Hello students, welcome back. Here we are with the third video of interpretation of statutes. अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, make sure that you watch those videos first. और वो पहले दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे. So make sure you all watch those two videos first. आज का ये वीडियो शुरू करते हैं. Interpretation of statutes, deeds and documents, rules of interpretation. प्राइमरी रूल्स का सेकेंड रूल हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला वाला था रूल फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन इन द प्रीवियस वीडियो. आज हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन. रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, इस रूल को लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. आज हम लोग ये दोनों वर्ड का डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं. लिटरल इंटरप्रिटेशन में क्या होता था, हम सिर्फ मीनिंग डिराइव करते थे. लॉ में यूज किए गए किसी भी वर्ड का सिर्फ मीनिंग डिराइव करना है और एक ही मीनिंग निकला, मीनिंग क्लियर भी था, तो हमने आगे कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए आगे कुछ मेहनत नहीं की. सो हमने सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया था. लेकिन फर्स्ट रूल के लिए सिर्फ इंटरप्रिटेशन काफी है. आगे के रूल्स के लिए कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा. इसका मतलब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में भी स्लाइट डिफरेंस है. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आप प्लेन मीनिंग डिराइव कर रहे हो. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आप कंक्लूजन डिराइव कर रहे हो. मीनिंग के बेसिस पर कंक्लूजन डिराइव करना. सो इंटरप्रिटेशन मीन्स जस्ट डिराइविंग द मीनिंग, जो लिटरल कंस्ट्रक्शन में होता था, लिटरल इंटरप्रिटेशन में होता था. अब रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग नहीं डिराइव करना है. वी हैव टू रीच अपॉन सर्टेन कंक्लूजन. सो हम कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. वी डिराइविंग ऑन सम कंक्लूजन्स. सो लेट्स बिगिन रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन. जैसा कि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, हमने इसको भी डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी. कब एप्लीकेबल होगा? इफ लिटेरा लेजिस फेल्स. लिटेरा लेजिस क्या है? पहला रूल, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन को हम लिटेरा लेजिस भी कहते हैं. सो अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन जब आपने किया, उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स मिल गए या एम्बिग्यूअस वर्ड्स था, वेग था, क्लियर नहीं था मीनिंग, तो हमने फर्स्ट रूल यूज नहीं किया. वी कम टू द सेकेंड रूल, दैट इज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन. सो पहला पॉइंट क्या है एप्लीकेबिलिटी का? कब अप्लाई करेंगे? अगर पहला रूल, लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते या वो फेल हो गया. सेकेंड, हमने फर्स्ट वाले लिटरल इंटरप्रिटेशन में देखा कि कोई भी वर्ड एक्ट में यूज किया गया कोई भी वर्ड ना हम इग्नोर कर सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं, ना ओमिट कर सकते हैं. और अगर कोई वर्ड लॉ में ओमिटेड है, उसमें नहीं दिया गया है, तो हम कोई नया वर्ड ऐड भी नहीं कर सकते थे. लॉ को एज इट इज लेना था. लेकिन इस रूल में उसका उल्टा होगा. अगर जरूरत पड़े लॉ का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, द कोर्ट्स में एड, सब्स्टिट्यूट, ओमिट सर्टेन वर्ड्स और इवन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड्स टू कैरी आउट द इंटेंशन ऑफ द लॉ. हमने फर्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था जो हम रिपीट करेंगे. हमने एग्जाम्पल देखा था हिंदू मैरिज एक्ट का. अगर सपोज वाइफ की जगह पर वाइव्स ये वर्ड यूज हो गया, वाइफ की जगह पर वाइव्स ये वर्ड यूज हो गया, तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर वर्ड है. तो अब हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक ही शादी अलाउड है. तो अगर वाइफ्स कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, पर्पस ऑफ द लॉ डिफीट हो जाएगा. इसीलिए हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते. तो हम कहाँ आएंगे? रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में आएंगे. अब रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में हमने क्या किया? हमने वर्ड का मीनिंग मॉडिफाई किया. जब हम वाइफ्स की जगह पर वाइफ उसका मीनिंग लेते हैं, मतलब एक प्लूरल वर्ड जो है उसका मीनिंग हम सिंगुलर लेते हैं, तो हमने क्या किया? हमने उस वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया. एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. जो मोस्टली जो लॉज है, जब लॉ लिखा जाता है तो उसमें हिज, हिम ये वर्ड यूज किया जाएगा. तो डज इट मीन कि ये सिर्फ मेल्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं. इट इज अंडरस्टूड कि वो मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और थर्ड जेंडर के लिए भी वो लॉ एप्लीकेबल होगा. राइट? सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं हमारी तरफ से, मीनिंग में कुछ एडिशंस कर रहे हैं हमारी तरफ से. सो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो लिटरल कंस्ट्रक्शन से अलग कैसे है? यहाँ पे हम लोग लॉ का मेन पर्पस, इंटेंशन ऑब्टेन करने के लिए हम वर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं, वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जैसे हमने वाइफ्स को सब्स्टिट्यूट किया वाइफ से, मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, या कुछ वर्ड्स को हम ओमिट भी कर सकते हैं. सो these are the 2 points for applicability. Let's look at the implications. Now, this particular rule is based on the premise that it is the court's duty to ascertain or discover
true intent of the legislature according to the purpose, object and spirit of the law. It can also consider circumstances under which the law was passed. तो अभी हमने देखा कि हमने वाइफ और वाइफ्स इसके बीच का कंक्लूजन देखा, तो हमने ये क्यों किया? अगर एक ही शादी अलाउड है या पहले शादी से डिवोर्स नहीं हुआ है तो दूसरी शादी को लीगल नहीं माना जाएगा, इसका मतलब हम लोग राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये लॉ को लाने के पीछे का रीजन क्या था, सर्कमस्टांसेस क्या था? शायद एक से ज्यादा शादियां हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो इसका मतलब किन सर्कमस्टांसेस में वो लॉ को बनाया गया, किन गलतियों को रोकने के लिए वो लॉ को बनाया गया, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा कोर्ट को बिफोर इट कंस्ट्रक्ट्स और अंडरस्टैंड्स और इंटरप्रेट्स अ पर्टिकुलर लॉ। सो ये वाइफ्स को वाइफ ट्रीट करने के पीछे हमने बैकग्राउंड देखा कि किस सर्कमस्टांसेस में ये पर्टिकुलर लॉ बना गया था, उस लॉ का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था। सो हाउ डू वी इम्प्लाई दिस पर्टिकुलर रूल? इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट इट इज द कोर्ट्स ड्यूटी टू मेक श्योर कि जब भी आप लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो, लॉ का लेजिस्लेचर का, जिसने लॉ बनाया है, उसका इंटेंशन क्या था, पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या था, किन सर्कमस्टांसेस में वो लॉ को बनाया गया या किस रीजन की वजह से वो लॉ को बनाने की जरूरत पड़ी। सो इफ दोज ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड, वैसा ही इंटरप्रिटेशन लॉ को देना होगा। सो दिस वर द इम्प्लीकेशंस। लॉजिक, अब लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर रूल का लॉजिक क्या है? एक लैटिन मैक्सिम देखेंगे, अट रेस मैजिस वलीट क्वोम पेरीट। इसका मतलब ये होता है नॉट टू डिक्लेयर द लॉ वॉइड बट टू कॉन्स्ट्रू अ सेंसिबल मीनिंग। अब जैसे हमने देखा कि लॉ में अगर कुछ मिस्टेक है तो ये नहीं कि पूरा का पूरा प्रोविजन वॉइड है या फिर लॉ ही वॉइड है। कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता कि यार ये तो वर्ड गलत हो गया तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन वॉइड है या ये पर्टिकुलर लॉ ही वॉइड है। किसी भी लॉ को जस्ट बिकॉज उसमें कुछ मिस्टेक्स है या कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसकी वजह से लॉ का पर्पस डिफीट हो रहा है, तो कोर्ट सीधे सीधे उस प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। इनफैक्ट इट हैज टू ट्राई and find out and give a sensible meaning to that particular provision or law. So ये Latin maxim का मतलब ये है that instead of declaring the law void, you should try and construe, understand, derive a sensible meaning. अब इसमें हमने अभी तक यही देखा कि लॉ का पर्पस क्या है, वो अचीव करने के लिए हम चाहे तो वर्ड्स को ऐड, सब्स्टिट्यूट, ओमिट कर सकते हैं, मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए हम सर्कमस्टांसेस पर भी जाएंगे कि ये लॉ किन सर्कमस्टांसेस में बना, लॉ बनाने का रीजन क्या था, पर्पस, ऑब्जेक्ट, ये सब हम देख रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है दैट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। इसका मतलब हम पर्पस या इंटेंशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रूल में रादर देन वर्ड्स। सो वर्ड भले ही वाइफ है बट उसका इंटेंशन, वर्ड भले ही वाइफ लिखा हो बट उसका इंटेंशन वाज वाइफ, वर्ड भले ही हिज या हिम लिखा है तो हम सिर्फ मेल को नहीं रेफर करना चाहते, हम मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर को भी रेफर कर रहे हैं। दैट मीन्स वर्ड से ज्यादा उसका इंटेंशन क्या था वो वर्ड को डालने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, वी एक्सेप्ट दैट फॉल्टी ड्राफ्टिंग इज पॉसिबल। अब कल लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था लिटरल इंटरप्रिटेशन में, हमने साफ साफ कहा था दैट लिटरल इंटरप्रिटेशन में हम ना कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं ना कोई वर्ड ओमिट कर सकते हैं, और जो भी वर्ड्स लिखा है हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि उस वर्ड को इंसर्ट करने के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन था। लॉ कभी कोई मिस्टेक नहीं करता, लॉ बनाने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ऐसा अजम्पशन करते हैं हम अंडर लिटरल इंटरप्रिटेशन। लेकिन रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में क्योंकि हम लोगों को ऐड, डिलीट, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसिंग द मीनिंग, मॉडिफाइंग द मीनिंग अलाउड है, हम ये अज्यूम करते हैं कि फॉल्टी ड्राफ्टिंग इज पॉसिबल। मतलब कभी कभार वर्ड्स डालने में गलती हो सकती है जब लॉ ड्राफ्ट किया गया था तब। नाउ दीज वर द इम्प्लीकेशंस एंड लॉजिक। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये पर्टिकुलर रूल कब एप्लीकेबल नहीं होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा। एक नॉन एप्लीकेबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन में आपको क्लियर कट मीनिंग पता चल रहा है, एक ही मीनिंग निकल रहा है एंड इट इज क्लियर, अनएम्बिगुअस, तो हम लोगों को रीजनेबल इंटरप्रिटेशन तक आने की जरूरत नहीं है, हम वही रूल अप्लाई करेंगे। सो द फर्स्ट नॉन एप्लीकेबिलिटी, लिटरल इंटरप्रिटेशन इज क्लियर, सो अप्लाई दैट, यहां आने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली सिचुएशन देखते हैं, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन इज एब्सर्ड और इनकम्प्लीट। जैसा कि हमने देखा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में हम बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे कंक्लूजन डिराइव करने के लिए या कंस्ट्रू करने के लिए।
जैसा कि किस बैकग्राउंड में ये पर्टिकुलर लॉ बना था, लॉ बनाने का पर्पस क्या था, किस तरह के मिसचिफ को कम करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ बना था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर वट एवर रीजन, अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो कंक्लूडिंग दिस, जैसा कि हमने देखा, कब अप्लाई होगा ये पर्टिकुलर रूल, जब लिटरल कंस्ट्रक्शन या लिटरल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। और इस पर्टिकुलर रूल में हम वर्ड्स को ऐड, सब्स्टिट्यूट, ओमिट, मॉडिफाइंग द मीनिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इम्प्लीकेशंस में हमने देखा कि हम लोग लॉ का पर्पस, लॉ का ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस जिसमें ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया था, ये सिचुएशंस को भी कंसिडरेशन देंगे इन ऑर्डर टू डिराइव और कंस्ट्रू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। और जैसा कि हम देखा, लिटरल कंस्ट्रक्शन को हम लिटेरा लेजिस कहते हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को हम रेशो लेजिस भी कहेंगे, रेशो लेजिस। और हमने एक और लॉजिक के अंदर हमने एक और लैटिन मैक्सिम देखा, अट रेस मैजिस वेलिट क्वॉम पेरीट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में कोई प्रोविजन या कोई एक वर्ड है जो बराबर मीनिंग नहीं दे रहा है और हमको उसे ऐड करना हो या डिलीट करना, हम जो चाहे चीजें, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के सामने अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन या लॉ को सीधे सीधे वॉइड नहीं कर देना है। इनफैक्ट वी शुड try and find out the meaning, construe the meaning, a sensible meaning to that particular word. So this was the these were the contents for reasonable interpretation. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड रूल, जो है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। ये हमारा थर्ड वीडियो था। सो इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स, किसी भी वीडियो में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें अगर कोई डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। और अगर ये आपके सिलेबस में है एंड यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियोस, कीप अ ट्रैक ऑफ द वीडियोस दैट आई एम अपलोडिंग। I hope you all have subscribed the channel and press the bell icon so that you all don't miss any updates on the videos. Thank you. Happy learning.